नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस से एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज की तैयारी कल की आपकी सफलता है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जहां पर आपको 15 नंबर मिलने की संभावना रहती है यूपी ट्रिपल एस के आयोजित होने वाले एग्जाम्स में। यूपी लोअर पीसीएस हो, लेखपाल हो, एएसओ हो या अन्य कोई परीक्षा जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है, वहां पर 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का जो नया सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आज की ये मैराथन क्लास मैं लेकर आया हूं और बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जिसके द्वारा आपके पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम का एक संभावित प्रश्न है। रही बात आज के इस वीडियो के पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे लोअर पीसीएस की हो या लेखपाल की, हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। लोअर पीसीएस के बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो आप सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आप लोअर पीसीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, और व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के आपके क्विक रिवीजन नोट्स की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के इतिहास एवं पीढ़ियों से। कंप्यूटर के विकास को मुख्य रूप से 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, जो उपयोग किए गए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक पर आधारित है। चार्ल्स बेबेज को उनके एनालिटिकल इंजन के आविष्कार के कारण कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ये 2025 का पीवाईक्यू भी है, यूपी ट्रिपल एस द्वारा पूछा गया था। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जेन 1940 से 1956 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये ईयर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो ये वैक्यूम ट्यूब उपयोग लाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में ये घटक ही पूछा जाता है। इनियक पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था और यूनिवैक व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर था। दोनों प्रथम पीढ़ी के हैं। द्वितीय पीढ़ी स्टार्ट होती है 1956 से 1963 के बीच में, इसका समयकाल होता है। और वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शाक्ले ने। और ये यहां से असेंबली भाषा का प्रयोग भी शुरू हुआ था। तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 के बीच में इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। ट्रांजिस्टर की जगह अब इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप्स का प्रयोग शुरू हुआ। आईसी चिप्स का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। इसी समय कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हुआ। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जेन 1971 से प्रेजेंट तक माने जाते हैं। यहां पर बीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। पांचवी पीढ़ी यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है। मूर का नियम के अनुसार किसी माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। अबेकस चीन में निर्मित विश्व का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। अदा लवलेस को दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है एल्गोरिथम के लिए। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एवं कार्यप्रणाली की। आधुनिक कंप्यूटर वान न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि डेटा और प्रोग्राम निर्देश दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, यानी कि रैम में। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सभी गणितीय जोड़ घटाव और तार्किक एंड और नॉट गेट जैसी गणनाएं होती हैं। कंट्रोल यूनिट सीयू सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस है। यह निर्देश निकालता है, डिकोड करता है और निष्पादन के लिए सिग्नल भेजता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर की सबसे तेज मेमोरी होते हैं। पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता रखता है। आईआर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर
वर्तमान में डिकोड किए जा रहे निर्देश को स्टोर करता है। सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच संचार के लिए तारों के समूह का प्रयोग होता है जो बस कहलाता है। डेटा बस डेटा को स्थानांतरित करती है और ये द्विदिशीय होती है, यानी कि वाई डायरेक्शनल होती है कि डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी। एड्रेस बस क्या होती है? मेमोरी लोकेशन का पता ले जाती है और एक दिशीय होती है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल बस रीड राइट जैसे कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करती है। सीपीयू द्वारा एक निर्देश को पूरा करने के लिए 4 चरण होते हैं जो मशीन चक्र के रूप में जाने जाते हैं। पहले क्या होता है? फेच, फिर होता है डिकोड, और फिर होता है एग्जीक्यूट, और फिर आता है स्टोर यानी कि सेव करना। सीपीयू की गति को हर्ट्ज या एमआईपीएस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी एवं कैश मेमोरी की। रजिस्टर्स सीपीयू के ठीक अंदर मौजूद होते हैं और यह कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच बफर का काम करती है और बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को रखती है। L1 कैश सीपीयू कोर के अंदर सबसे तेज, L2 कैश सीपीयू चिप पर और L3 कैश मेमोरी मदरबोर्ड पर होती है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, बिजली जाने पर इसका डेटा मिट जाता है। यस रैम यानी कि स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है और कैश मेमोरी इसी से बनती है। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम कैपेसिटर से बनी होती है, इसे प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उदाहरण के लिए DDR4 और DDR5। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें बूटिंग के निर्देश बायोस होते हैं। पी रोम का अर्थ है प्रोग्रामेबल रोम, केवल एक बार राइट की जा सकती है। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल पी रोम में डेटा को परावैगनी यूवी किरणों की मदद से मिटाया जाता है। ईईपी रोम क्या होता है? इसमें विद्युत सिग्नल से डेटा मिटाया जाता है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी फ्लैश मेमोरी तकनीकी पर ही कार्य करते हैं। अगला सेक्शन है सेकेंडरी मेमोरी एवं मापक इकाइयों की। तो चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क जैसे एसडीडी हार्ड डिस्क में डेटा गोल प्लेटर्स पर स्टोर होता है जिन्हें ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांटा जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी में कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है। यह नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और एसडीडी से तेज और शॉक प्रूफ होता है। सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क की क्षमता लगभग 700 MB होती है और ये इंफ्रारेड लेजर का उपयोग करती है। डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क की क्षमता 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है और ये रेड लेजर का प्रयोग करती है। ब्लू रे डिस्क की क्षमता 25 GB से 50 GB तक होती है और ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग करती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट यानी कि बाइनरी डिजिट 0 या 1 होती है। मेमोरी की गति की सही क्रम की अगर बात की जाए, सबसे तेज से सबसे धीमी की ओर की बात की जाए तो सबसे तेज रजिस्टर से होती है मेमोरी, फिर आती है कैश मेमोरी, फिर आती है रैम, फिर आती है एसएसडी, फिर आती है एसटीडी और फिर अंत में आती है ऑप्टिकल डिस्क। मेमोरी मापक इकाइयों की अगर बात की जाए तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, एक मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं, एक गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं और एक टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। पीबी, ईबी, जेबी, जेडबी और वाईबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट, योट्टाबाइट ये सभी सबसे बड़ी मेमोरी की क्षमताएं हैं। अगला सेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस की रोम में स्थायी रूप से हार्ड कोडेड होता है, उदाहरण के लिए बायोस। मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशनों के बीच सेतु का काम करता है, इसे सॉफ्टवेयर का गोंद कहा जाता है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नियमों का एक सेट है जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर को बात करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर चालू होने पर ओएस को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बंद कंप्यूटर को पावर बटन से चालू करना कोल्ड बूट कहलाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को कीबोर्ड से रीस्टार्ट करना
वार्म बूट कहलाता है और कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट बटन। MBR यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट लोडर होता है। पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग के दौरान BIOS यानी कि बायोस द्वारा सभी हार्डवेयर की जांच करने की प्रक्रिया है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मुफ्त उपलब्ध होता है और इसे संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लिनक्स और एंड्रॉयड। फ्रीवेयर मुफ्त तो होते हैं लेकिन उनका सोर्स कोड गुप्त रहता है। उदाहरण के लिए एडोब रीडर। अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं एवं अनुवादक की। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 0 और 1 समझता है जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। असेंबलर असेंबली भाषा जैसे ADD SUB को मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर पूरे हाई लेवल प्रोग्राम को एक साथ इन वन गो में पढ़ता है और मशीन कोड में बदल देता है। उदाहरण के लिए C और C++। इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोग्राम को लाइन दर लाइन अनुवादित करता है, एरर मिलने पर रुक जाता है। उदाहरण के लिए पाइथन। OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के 4 मुख्य स्तंभ हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एनकैप्सुलेशन डेटा और कोड को एक ही इकाई में सुरक्षित रखता है। एब्स्ट्रक्शन जटिल पृष्ठभूमि विवरण को छिपाता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ही कार्य को अलग अलग तरीकों से करने की क्षमता है। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पहली हाई लेवल भाषा थी। कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रमुख भाषा थी। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित वेब पेज बनाने की मार्कअप भाषा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाएं और उनके जनक जो आपके UPSSC में कई बार पूछी गई हैं। सी यानी कि इनके जो जनक हैं वो डेनिस रिची हैं। 1972 में यह भाषा अस्तित्व में आई। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम इसके द्वारा बने हैं। C++ वार्ने स्ट्राउस्ट्रुप ने 1985 में बनाई। गेम इंजन और उच्च प्रदर्शन वाले ऐप्स इसी से बनते हैं। जावा जेम्स गोसलिंग ने 1995 में बनाई। राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट पर यह काम करती है। एंड्रॉयड ऐप इसी के विकसित हुए। पाइथन गुइडो वैन रोशूम ने बनाई 1991 में। AI मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में इसका उपयोग होता है। जावा स्क्रिप्ट ब्रेंडन ईक ने 1995 में बनाई। वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाने में ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। SQL रेमंड वायस 1974 में बनाई। डेटाबेस RDBMS को प्रबंधित करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। अब हम बात करेंगे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस की। एन की रोल ओवर NKRO गेमिंग कीबोर्ड की वह क्षमता है जिससे एक साथ दबाई गई हर कुंजी सही ढंग से इनपुट होती है, घोस्टिंग को रोकती है। माउस DPI यानी कि डॉट्स पर इंच माउस की संवेदनशीलता सेंसिटिविटी को मापता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैन की गई छवियों से टेक्स्ट को पहचानना और संपादन योग्य बनाता है। RFID बिना छुए रेडियो तरंगों से टैग पढ़ता है। उपयोग फास्टैग में होता है। इसे लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता नहीं होती है। MICR में आयरन ऑक्साइड युक्त चुंबकीय स्याही का प्रयोग होता है। बैंकों में चेक की जांच के लिए इसका प्रयोग करने को किया जाता है। माउस जॉयस्टिक लाइट पेन और ट्रक वॉल पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। स्क्रीन छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। LCD में फ्लोरोसेंट बैकलाइट CCFL होती है जबकि LED में छोटे LED बल्ब होते हैं। OLED में बैकलाइट नहीं होती है। प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है जिससे ट्रू ब्लैक मिलता है। प्लॉटर डॉट्स के बजाय निरंतर रेखाएं खींचता है। इंजीनियरिंग CAD डिजाइन के लिए लेजर प्रिंटर सेलेनियम कोटेड ड्रम और सूखे टोनर का उपयोग करता है जिसे फ्यूजर द्वारा कागज पर पिघलाया जाता है। लेजर इंकजेट प्रिंटर की गति को PPM यानी कि पेजेस पर मिनट में मापा जाता है।
रिफ्रेश रेट स्क्रीन द्वारा एक सेकंड में छवि अपडेट करने की गति है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नेल ओएस का मुख्य भाग है जो सीधे हार्डवेयर से बात करता है, जबकि सेल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। और ये आपकी यूपी का बहुत ही फेवरेट पीवाईक्यू प्रश्न है। जब रैम भर जाती है तो ओएस हार्ड डिस्क के हिस्से को रैम की तरह उपयोग करता है। इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आजकल के जितने भी नई डिवाइसेस आ रही हैं वो वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन देती हैं, जिसके द्वारा आप अपनी रैम की क्षमता बढ़ा लेते हैं। पेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच स्वैप किया जाता है। डेडलॉक वह स्थिति है जब दो प्रोसेस एक दूसरे के संसाधन छोड़ने का अनंत इंतजार करते हैं और सिस्टम हैंग हो जाता है। यह भी आपका पीवाईक्यू है, यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, सीपीयू द्वारा एक प्रोसेस को बीच में रोककर दूसरे को निष्पादित करना है, और यह भी आपका पीवाईक्यू है, यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। रियल टाइम ओएस सख्त समय सीमा में परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए इसरो रॉकेट लॉन्च करना, पेसमेकर जो होते हैं ये रियल टाइम ओएस होते हैं। स्पूलिंग एक साथ दिए गए कई प्रिंट कमांड्स को प्रिंटर की कतार में लगाने की प्रक्रिया है। बॉस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस भारत सरकार द्वारा विकसित स्वदेशी लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट और नेटवर्क टोपोलॉजी की। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है, जबकि एक्स्ट्रानेट अधिकृत बाहरी लोगों वेंडर्स के लिए खुला इंटरनेट का हिस्सा है। सरफेस वेव वह हिस्सा है जो गूगल द्वारा इंडेक्स किया जाता है केवल 4 से 5%। डीप वेब पासवर्ड सुरक्षित सामग्री है जिसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते, उदाहरण के लिए ईमेल इनबॉक्स, नेट बैंकिंग। डार्क वेब को विशेष ब्राउजर टॉर द ओनियन राउटर का उपयोग करके ही एक्सेस किया जा सकता है, और यहां पर बहुत ही खतरनाक वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं जहां पर इलीगल गतिविधियां देखने को मिलती हैं। स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय हब से यानी कि स्विच से जुड़े होते हैं। घरों में यह सबसे आम है। बस टोपोलॉजी में सभी उपकरण एक ही मुख्य केबल से जुड़े होते हैं जिसके सिरों पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डेटा टोकन पासिंग के माध्यम से एक बंद लूप में यात्रा करता है। मेश टोपोलॉजी में हर नोड हर दूसरे नोड से सीधे जुड़ा होता है। यह सबसे विश्वसनीय कुल केबलों का सूत्र n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। सिंप्लेक्स में डेटा केवल एक ही दिशा में जाता है, जैसे रेडियो है, कीबोर्ड है। हाफ डुप्लेक्स में डेटा दोनों दिशाओं में जाता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में जाता है, जैसे वॉकी टॉकी होते हैं। फुल डुप्लेक्स में डेटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में जा सकता है, जैसे मोबाइल फोन होते हैं। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग मॉडल एवं डिवाइसेस की, और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहां से भी आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बने हैं। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में 7 लेयर होती हैं, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएसआई लेयर को याद रखने की ट्रिक नीचे से ऊपर की ओर प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, यानी कि फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। यानी कि प्लीज से फिजिकल हो गया, डू से डेटा हो गया, डेटा लिंक हो गया, नॉट से नेटवर्क हो गया, थ्रो से ट्रांसपोर्ट हो गया, सॉसेज से सेशन हो गया, पिज्जा से प्रेजेंटेशन हो गया, और अवे से एप्लीकेशन हो गया। अगर आपको ये लेयर की ट्रिक याद करनी है तो सीधे याद रखिए प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। अब सॉसेज किसी को याद ना हो रहा हो तो यहां पर आप अपने ससुर का नाम भी जोड़ सकते हैं, ससुर पिज्जा अवे। फिजिकल लेयर लेयर 1 डेटा को बिट्स में ट्रांसमिट करती है, उदाहरण के लिए हब और रिपीटर। डेटा लिंक लेयर 2 जो होती है वो मैक एड्रेस का उपयोग करती है और डेटा को फ्रेम्स में बांटती है। उपकरण इससे संबंधित स्विच और ब्रिज होते हैं। नेटवर्क लेयर 3 जो होती है, लेयर 3, वो आईपी एड्रेस और राउटर का उपयोग करके पैकेट्स को रूट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4 डेटा को सेगमेंट्स में बांटती है, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल। प्रेजेंटेशन लेयर लेयर 6 होती है, डेटा का एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन करती है। रिपीटर कमजोर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है। हब एक मूर्ख उपकरण है जो डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है।
हब एक मूर्ख उपकरण है जो डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी कि सभी को भेज देता है। वो उसे नहीं पता होता कि किसको भेजना है। तो इसकी जगह पर स्विच को का प्रयोग हुआ, क्योंकि स्विच एक इंटेलिजेंट हब है, क्योंकि यह मैक एड्रेस टेबल बनाकर डेटा केवल सही व्यक्ति को भेजता है, यानी कि यूनिकास्ट करता है। राउटर दो अलग अलग नेटवर्क लैन से वैन को जोड़ता है। गेटवे दो बिल्कुल अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले नेटवर्क को जोड़ता है। मॉडेम डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल एवं ईमेल की। आईपी वर्जन 4 32 बिट का पता है, जबकि आईपी वर्जन 6 128 बिट यानी कि 128 बिट का पता है। यह हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है। तो जो IPv6 है वो हेक्साडेसिमल प्रारूप में होता है। क्लास ए IP1 से 126 बड़े नेटवर्क के लिए है। IPv4 का वर्गीकरण है ये। क्लास डी का वर्गीकरण में 224 से 239 मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई 240 से 255 अनुसंधान के लिए आरक्षित है। लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1 नेटवर्क कार्ड के स्वयं के परीक्षण के लिए आरक्षित है। सबनेटिंग एक बड़े नेटवर्क को छोटे तार्किक उप नेटवर्कों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। DHCP DORA प्रक्रिया उपकरणों को स्वचालित रूप से IP एड्रेस प्रदान करता है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है और डेटा भेजने से पहले 3-वे हैंडशेक स्थापित करता है 100% डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए। UDP कनेक्शन लेस है, फायर एंड फॉरगेट, जो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और वॉइस ओवर आईपी में उपयोग होता है। ICMP का उपयोग पिंग कमांड एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। ARP IP एड्रेस के आधार पर मैक एड्रेस खोजता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम पोर्ट 53 पर काम करता है और ये इंटरनेट की फोन बुक है जो डोमेन को आईपी में बदलती है। ईमेल स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर काम करता है। SMT पोर्ट 25 पर काम करता है और ये एक पुश प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा चुका है। POP3 पोर्ट 110 पर काम करता है और ये ईमेल डाउनलोड करके उसे सर्वर से डिलीट कर देता है। IMAP पोर्ट 143 पर काम करता है और ये ईमेल को सर्वर पर ही रहने देता है, जिससे कई उपकरणों में सिंक किया जा सकता है। MIME प्रोटोकॉल के कारण ईमेल में चित्र, ऑडियो और गैर अंग्रेजी टेक्स्ट भेजे पाते हैं। अटैचमेंट सीमा ईमेल की 25 MB होती है। BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में प्राप्तकर्ताओं को अन्य लोगों के ईमेल पते नहीं दिखाई देते हैं, गोपनीयता बनाए रखती है। PGP प्रेटी गुड प्राइवेसी का उपयोग ईमेल संदेशों को एंड टू एंड एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट्सएप में आपको देखने को मिलता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब हम बात कर लेंगे वर्ल्ड वाइड वेब वास्तुकला की। वेब 1.0 सूचना का वेब है। रीड ओनली था। इसमें केवल स्थिर पेज होते थे, जैसे वेबसाइट के पेज हो गए, न्यूज हो गए। तो क्या एक बार जानकारी डाल दी, फिर उसमें आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। फिर आया वेब 2.0 संपर्क का वेब। रीड राइट है, यानी कि रीड और राइट दोनों को ऑप्शन हुआ। इसमें उपयोगकर्ता जनित सामग्री और सोशल मीडिया का प्रभुत्व बढ़ा। वेब 3.0 मूल्य का वेब है, यानी कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन पर यह आधारित है। DAO डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा चलने वाले संगठन है। मेटावर्स 3D आभासी दुनिया है जहां लोग AR/VR का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वेब के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन है जिसकी स्थापना टिम बर्नर्स-ली ने की थी। अब हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। MS वर्ड 2007 के बाद के संस्करणों वाले की बात करते हैं। तो MS वर्ड व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट सिद्धांत पर काम करता है। WYSIWYG यानी कि जो आप देखते हैं वही आप पाएंगे। MS वर्ड का वर्तमान डिफॉल्ट फॉन्ट एपीटॉस और साइज 11 पॉइंट है। इंसर्ट टैब में टेबल, पिक्चर्स, हाइपरलिंक, हीडर,
फुटर और ड्रॉप कैप होते हैं। ड्रॉप कैप पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करता है। डिफॉल्ट 3 लाइनें घेरता है, अधिकतम 10 लाइनें तक घेर सकता है। रेफरेंस टैब से विषय सूची यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स और एंड नोट्स जोड़े जाते हैं। रिव्यू टैब में स्पेलिंग, ग्रामर चेक F7 के द्वारा, थीसर्च शिफ्ट प्लस F7 यानी कि पर्यायवाची ढूंढ सकते हैं और वर्ड काउंट होते हैं। मैक्रोज व्यू टैब में पाए जाते हैं और बार बार किए जाने वाले कार्यों को रिकॉर्ड करने BBA भाषा के लिए होते हैं। मेल मर्ज के 3 मुख्य घटक हैं। एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है डाटा सोर्स यानी कि मेलिंग लिस्ट और तीसरा होता है मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक सम्मिलित किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट है, केवल स्टाइल कॉपी करता है। यह शिफ्ट प्लस F3 से टॉगल केस होता है, जैसे अपर, लोअर और कैपिटलाइज। कंट्रोल प्लस इक्वल टू से सब स्क्रिप्ट बनता है, जैसे ये H2O में 2 है तो ये सब स्क्रिप्ट है 2। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से सुपर स्क्रिप्ट यानी कि एक्स स्क्वायर में जो 2 है ये बनता है। कंट्रोल प्लस स्लैश से फॉन्ट साइज 1 पॉइंट घटता बढ़ता है। F4 या कंट्रोल प्लस बाई अंतिम क्रिया को दोहराता है, रीडू करता है। कंट्रोल प्लस जेड एंडू करता है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी या टी वर्तमान दिनांक और समय डालता है। जब डी करेंगे तो वर्तमान दिनांक डालेगा और जब टी करेंगे तो वर्तमान समय डालेगा। शिफ्ट प्लस एंटर से लाइन ब्रेक होती है, नया पैराग्राफ शुरू किए बिना अगली लाइन। कंट्रोल प्लस स्पेस बार चयनित टेक्स्ट की सभी मैनुअल फॉर्मेटिंग को हटा देता है। F12 कुंजी हमेशा सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है। अब हम बात कर लेते हैं MS एक्सेल की। एक एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम होते हैं। नेम बॉक्स हमेशा एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है, जैसे A1। रिलेटिव रेफरेंस में कॉपी करने पर एड्रेस बदल जाता है, जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंस में चिन्ह लगाने से सेल लॉक हो जाती है F4 कुंजी से। ठीक है, ये आपके PYQ का हिस्सा है। ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं, रिलेटिव रेफरेंस में कॉपी करने पर एड्रेस बदल जाते हैं, जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर चिन्ह लगा देते हैं तो सेल लॉक हो जाती है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला हमेशा बराबर के चिन्ह से शुरू होता है। पिवट टेबल कच्चे डेटा को सेकंडों में बिना फार्मूले के ग्रुप और विश्लेषण करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। गोल सीक का उपयोग तब होता है जब आपको वांछित परिणाम पता हो लेकिन इनपुट वैल्यू जाननी हो। वी लुकअप डेटाबेस के पहले कॉलम में वर्टिकल रूप से खोजता है। एक्स लुकअप इसका उन्नत रूप है जो किसी भी दिशा में लेफ्ट और राइट में खोज सकता है। काउंट इफ या सम इफ केवल शर्त पूरी करने वाले सेलों की गिनती योग करते हैं। कॉन्केटिनेंट या एंड ऑपरेटर दो सेलों के टेक्स्ट को जोड़ता है। शून्य से भाग देने पर डिवाइड बाई 0 और गलत एड्रेस देने पर #ref एरर आता है। F2 चयनित सेल को एडिट मोड में खोलता है। कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलता है। अल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम का शॉर्टकट है, यानी कि अल्ट और जब आप इक्वल की बटन दबाएंगे एक साथ तो ऑटो सम का शॉर्टकट बनेगा। ये कंट्रोल शिफ्ट और L जब तीनों एक साथ दबाएंगे तो डेटा पर फिल्टर लगाता या हटाता है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का जब आप उपयोग करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से क्रमशः वर्तमान दिनांक और समय डाला जाता है। किसमें? MS एक्सेल में। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से वर्तमान दिनांक पड़ती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन से वर्तमान समय डाला जाता है। कंट्रोल प्लस एरो कीज से डेटा क्षेत्र के अंतिम किनारे तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। F11 चयनित डेटा का सीधे एक नया चार्ट बना देता है। अल्ट और इंटर एक्सेल में एक ही सेल के अंदर नई लाइन शुरू कर देता है। सेल के अंदर लाइन ब्रेक करने के लिए यह यूज किया जाता है। क्या? अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट की। अब हम बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस एवं सोशल नेटवर्किंग की, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ई गवर्नेंस का लक्ष्य स्मार्ट, सिंपल, मॉरल
अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट शासन है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का लक्ष्य क्या है? स्मार्ट। इसको ट्रिक है याद करने के लिए, आप स्मार्ट में सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। उमंग एक सुपर ऐप है जो 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाता है। CPGRAMS सार्वजनिक शिकायतों के निवारण का राष्ट्रीय पोर्टल है। प्रगति प्रधानमंत्री द्वारा सचिवों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा करने का ICT प्लेटफॉर्म है। भाषणी इंटरनेट पर भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए AI आधारित रियल टाइम राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है। डिजी लॉकर क्लाउड आधारित व्यक्तिगत दस्तावेज भंडारण है, आधार लिंक्ड है। इको चैम्बर फिल्टर बबल सोशल मीडिया का वह AI है जो उपयोगकर्ता को केवल उसकी विचारधारा की पुष्टि करने वाला डेटा दिखाता है। डीप फेक जनरेटिव AI का उपयोग करके बनाया गया अत्यधिक यथार्थवादी नकली वीडियो या ऑडियो होता है। भारत के IT गाइडलाइंस 2026 के तहत विदेशी सोशल मीडिया कंपनी को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स व्हाट्सएप को संदेश के पहले प्रेषक की जानकारी देनी होगी। अब हम बात करते हैं डिजिटल वित्तीय प्रणाली एवं ब्लॉकचेन की। भारत में NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल भुगतान नेटवर्क का संचालन करता है। UPI तत्काल वास्तविक समय रियल टाइम फंड ट्रांसफर प्रणाली है। IMPS पर यह आधारित है। UPI 123 पे फीचर फोन बिना इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए IBR आधारित भुगतान है। UPI लाइट X बिना इंटरनेट नेटवर्क के NFC का उपयोग करके छोटे ऑफलाइन भुगतान के लिए है। ई-रूपी एक संपर्क रहित और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल बाउचर है। NEFT में फंड ट्रांसफर बैच में होता है। RTGS तत्काल होता है, न्यूनतम 2 लाख रुपए। USSD यानी कि *99# का उपयोग बिना स्मार्टफोन के मोबाइल बैंकिंग के लिए किया जाता है। CBDC यानी कि ई-रूपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पूरी तरह से विनियमित सॉवरेन कानूनी निविदा का डिजिटल रूप है। CBDC के प्रकार ई-रूपीज आम जनता के लिए और ई-रूपी W बैंकों के इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए होता है। ब्लॉकचेन एक वितरित खाता बही यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जहां ब्लॉक क्रिप्टोग्राफिक हैश से जुड़े होते हैं। ब्लॉकचेन में किसी ब्लॉक के डेटा को बदलना या मिटाना गणितीय रूप से असंभव है। सतोशी नाका मोतो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन तकनीकी के पहले प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा एवं मालवेयर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न परीक्षा में देखने को अक्सर मिलता है। CERT इन भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी है। CIA ट्रायड सूचना सुरक्षा का मॉडल है। C यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, I यानी कि इंटीग्रिटी अखंडता अर्थात डेटा न बदला जाए, और A यानी कि अवेलेबिलिटी। सममित एन्क्रिप्शन में लॉक अनलॉक एक ही कुंजी का प्रयोग होता है। असममित यानी कि असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में जैसे RSA में पब्लिक और प्राइवेट कुंजियों को जोड़ा जाता है। फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक पर सुरक्षा नियम लागू करता है, यानी कि जो फायरवॉल होता है आपके सिस्टम में वो क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक की सुरक्षा करता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है नेटवर्क में, उसकी देखभाल करता है। रैंसमवेयर उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और फिरौती मांगता है, उदाहरण के लिए बानाक्राई। रूट किट हैकर को कंप्यूटर पर प्रशासक स्तर का नियंत्रण देता है। लॉजिक बम किसी विशिष्ट शर्त का पूरा होने पर कंप्यूटर में विस्फोट सक्रिय होता है। ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है या स्पेसिफिक डेट होती है, जैसे ही वो पूरी होती है तो कंप्यूटर में विस्फोट होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, कुछ डेटा डिलीट करना है या कुछ नई फंक्शन स्टार्ट करनी है, वो सब क्या लॉजिक बम के द्वारा डिफाइन होता है। वॉटनेट जाम्बी कंप्यूटर का नेटवर्क है जिसका उपयोग वेबसाइट क्रैश करने, डीडॉस हमलों के लिए होता है। पेगासस जीरो क्लिक तकनीकी से इंस्टॉल होने वाला एक अति उन्नत स्पाईवेयर है। ट्रोजन हॉर्स एक उपयोगी सॉफ्टवेयर का रूप धारण करके उपयोगकर्ता को धोखा देता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी,
अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 संयुक्त राष्ट्र के यूएनसीआईटीआरएल मॉडल कानून पर आधारित है। यून तो महत्वपूर्ण धाराएं इसकी कुछ देख लेते हैं। धारा 43 कहती है कि बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान या डेटा चोरी पहुंचाया तो ये एक अपराध है। धारा 65 कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना एक अपराध है। धारा 66 कंप्यूटर हैक करना एक अपराध है। धारा 66 सी पहचान की चोरी, पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर चुराना एक अपराध है। धारा 66 डी प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करना एक अपराध है। धारा 66 ई गोपनीयता का उल्लंघन, तस्वीरें वायरल करना एक अपराध है। धारा 66 एफ साइबर आतंकवाद आजीवन कारावास के तहत अपराध है। और धारा 67 अश्लील सामग्री का प्रसारण करना एक अपराध है। धारा 69 ए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में वेबसाइटों, ऐप्स को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है। किसको? सरकार को। अब हम बात करेंगे एआई, मशीन लर्निंग एवं डीप लर्निंग की। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जॉन मैकार्थी ने 1956 में डार्ट माउथ सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द गढ़ा था। नैरो एआई केवल एक विशिष्ट कार्य करता है जैसे सिरी, जबकि जनरल एआई इंसानों की तरह किसी भी बौद्धिक कार्य को कर सकता है। सुपरवाइज लर्निंग में मशीन को लेबल किए गए डेटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन कच्चे डेटा में स्वयं पैटर्न खोजती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मशीन हिट एंड ट्रायल से सीखती है। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कारें होती हैं। ट्यूरिंग टेस्ट 1950 जांचता है कि मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं। डीप लर्निंग कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एएनएन यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। सीएनएन इमेज और फेशियल रिकॉग्निशन में उपयोगी है। आरएनएन भाषा समझने और वॉइस असिस्टेंट में उपयोगी है। एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जनरेटिव एआई के मस्तिष्क हैं, जैसे GPT-4 या जेमिनी। एआई द्वारा आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी देने को हेलुसिनेशन कहते हैं। आरएजी तकनीकी बाहरी ज्ञानकोश से जोड़कर इसे सटीक बनाती है। सोफिया हैंसन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित पहली रोबोट है जिसे नागरिकता मिली है। रिग्रेशन सतत मूल्यों यानी कि कंटिन्यूअस वैल्यूज की भविष्यवाणी करता है, जबकि क्लासिफिकेशन डेटा को वर्गों में बांटता है, स्पैम और नॉट स्पैम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी मशीनों को मानव भाषा पढ़ने और अर्थ निकालने में सक्षम बनाती हैं, जैसे चैटबॉट्स होती हैं। ओवरफिटिंग तब होती है जब एमएल मॉडल ट्रेनिंग डेटा को रट लेता है और नए डेटा पर खराब काम करता है। गैन्स जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह डीप फेक बनाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफॉर्मर्स अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। चैट जीपीटी इसी पर आधारित है। फजी लॉजिक 0 और 1 के बीच के आंशिक सत्य को समझता है, जैसे वॉशिंग मशीन। डीप ब्लू आईबीएम का कंप्यूटर था जिसने गैर कास्परोव शतरंज को हराया था। गैरी कास्परोव शतरंज को हराया था। तो जो गैरी कास्परोव थे वो शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे, उनको डीप ब्लू आईबीएम कंप्यूटर ने हराया था। अब हम बात करेंगे बिग डेटा की, क्लाउड की, आईओटी की। बिग डेटा की 5 वीज याद कर लीजिए: वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। तो पहले 3 वी होते थे, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, यानी कि मात्रा, गति और विविधता। फिर आया वेरासिटी यानी कि उनकी सत्यता कितनी है, और वैल्यू यानी कि मूल्य कितना है। अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क बिग डेटा को प्रोसेस करने वाले फ्रेमवर्क हैं। ये आपका पीवाईक्यूज हैं दोनों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आईटी संसाधनों की ऑन डिमांड डिलीवरी है। आईएएस हार्डवेयर किराए पर लेना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। पीएएस यानी कि डेवलपर्स को प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एसएएस यानी कि ब्राउजर के जरिए सॉफ्टवेयर देना, जैसे जीमेल। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो M2M मशीन टू मशीन संवाद करता है।
सेंसर डेटा एकत्र करते हैं जबकि एक्चुएटर उस डेटा के आधार पर भौतिक क्रिया यानी कि मूवमेंट करते हैं। अरबों आईओटी उपकरणों को जोड़ने के लिए IPv6 128 बिट अनिवार्य है। एज कंप्यूटिंग में डेटा को दूर क्लाउड में भेजने के बजाय डेटा स्रोत के बिल्कुल करीब लोकल डिवाइस पर प्रोसेस किया जाता है। जो फ्यूचर है एआई का वो एज कंप्यूटिंग ही होने वाला है, और जो आपके फोन आने वाले हैं वो एज कंप्यूटिंग पर आधारित होने वाले हैं। एज कंप्यूटिंग सेल्फ ड्राइविंग कारों और रिमोट सर्जरी के लिए आवश्यक है। 5G 6G इसी पर निर्भर करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग एवं भारतीय नवाचार 2026 की। क्वांटम कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। सुपरपोजिशन के कारण क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है। एटेंगलमेंट के कारण दो क्यूबिट्स इस तरह उलझ जाते हैं कि एक के बदलने पर दूसरे की स्थिति प्रकाश से भी तेज बदल जाती है। क्वांटम सुप्रीमेसी वह बिंदु है जहां क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को भी हरा देता है। गूगल का साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर है। भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 से 2031 क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और सामग्री विज्ञान में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखता है। डिकोहेरेंस तब होता है जब क्यूबिट्स पर्यावरण के प्रभाव में अपनी क्वांटम अवस्था खो देते हैं। इंडिया एआई मिशन 2026 के तहत भारत ने सॉवरेन एआई स्वदेशी एआई विकसित करने के लिए 10,000 से अधिक एआई जीपीयू का बुनियादी ढांचा तैयार किया है। एरावत और भाषणी इसी एआई मिशन की देन है। कंप्यूटर चिप्स मुख्य रूप से सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों से बनते हैं। भारत ने गुजरात के धोलेरा में देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया है। असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में ATMP इकाइयां भारत को वैश्विक चिप सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रही हैं। रुद्र भारत का स्वदेशी सर्वर है जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDAC पुणे ने विकसित किया है। इसरो के गगनयान मिशन ने में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्वदेशी सॉलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और AI टेलीमेट्री का उपयोग हो रहा है। अंतिम स्मरणीय तथ्य क्या है? वर्तमान में भारत सेमीकंडक्टर और AI विकास में तेजी से एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ अतिरिक्त कंप्यूटर तथ्यों की और शॉर्टकट्स की जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप कीज दबाते हैं तो विंडोज में टास्क मैनेजर सीधे खुल जाता है। तो टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। विंडोज की और L जब करते हैं तो कंप्यूटर को तुरंत लॉक करने का यह शॉर्टकट की है। स्निपिंग टूल का नया उन्नत शॉर्टकट विन प्लस शिफ्ट प्लस एस है। विंडोज क्लिपबोर्ड हिस्ट्री देखने के लिए विंडोज प्लस V दबाया जाता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस का आविष्कार अजय भट्ट भारतीय मूल ने किया था। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का फुल फॉर्म यही ठीक है होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार जेरोक्स पार्क ने किया था। मैक एड्रेस 48 बिट 6 बाइट्स का हार्डवेयर पता होता है। पिंग कमांड का उपयोग दो कंप्यूटरों के बीच नेटवर्क कनेक्टिविटी जांचने के लिए होता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। विंडोज डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट एंटीवायरस और फायरवॉल प्रोग्राम है। बग कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई कोडिंग त्रुटि है, इसे सुधारने के लिए प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। पैच सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा बग ठीक करने के लिए जारी किया गया छोटा अपडेट होता है। मल्टीटास्किंग OS की वह क्षमता है जिससे कई प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। एडोब द्वारा यह विकसित हुआ है। JPEG का अर्थ है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये चित्रों यानी कि फोटोज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। GIF का अर्थ है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। BGA यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने वाला पुराना पोर्ट है। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए काम आता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसे PCB कहते हैं। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर के पुर्जों को सही वोल्टेज प्रदान करता है। कैप्चा यह निर्धारित करने का एक टेस्ट है कि उपयोगकर्ता इंसान है या बाट।
यानी कि ह्यूमन है या कोई बॉट है। यूआरएल का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस का बारे में बात कर रहा है। कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइटें आपके ब्राउजर में अब आपकी प्राथमिकताएं याद रखने के लिए सहेजती हैं। फिशिंग भरोसेमंद संस्था बनकर ईमेल के जरिए पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड चुराने का प्रयास है। विशिंग फोन कॉल के जरिए की जाने वाली फिशिंग है। स्मिशिंग एसएमएस के जरिए की जाने वाली फिशिंग है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। नाविक भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। वाईफाई आईईई 802.11 मानक पर आधारित है। ब्लूटूथ IEEE 802.15.1 मानक पर आधारित तकनीकी है। पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लाइव फाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग करता है और यह वाईफाई से 100 गुना तेज होता है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन 4 सेंटीमीटर की दूरी पर डेटा ट्रांसफर टैप टू पे करता है। बारकोड 1D वर्टिकल लाइनों का पैटर्न है। QR कोड 2D मैट्रिक्स बारकोड है। जापान की डेंसो वेब द्वारा यह विकसित किया गया। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन पेन पेंसिल के गोलों को पढ़ता है और ये एग्जाम सीट में भरा जाता है। BR वर्चुअल रियलिटी उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से कृत्रिम दुनिया में ले जाता है। AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया में डिजिटल वस्तुओं को जोड़ता है, जैसे पोकेमॉन गो। बायोमेट्रिक्स भौतिक व्यवहार संबंधी विशेषताओं फिंगरप्रिंट, आइरिस के आधार पर पहचान बनाता है। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। थर्मल प्रिंटर गर्मी के प्रति संवेदनशील कागज का उपयोग करता है। ATM और बिलिंग रसीद इसी से बनती है। डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो रिबन पर पिन मारकर प्रिंट करता है। फ्लैश मेमोरी EEPROM का एक प्रकार है। पेन ड्राइव SSD इसी पर काम करती हैं। क्लिपबोर्ड कट या कॉपी किए गए डेटा के लिए एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। ईथरनेट लैन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम वायर्ड प्रोटोकॉल है IEEE 802.3। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश के रूप में डेटा ले जाती हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वे कंपनियां हैं जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं, जैसे अपने भारत में जियो है, एयरटेल है, BSNL है। सर्च इंजन इंटरनेट पर सूचना खोजने का टूल है, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, डकडकगो है। वेब ब्राउजर इंटरनेट पेजों को देखने के लिए सॉफ्टवेयर है, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, एड्स ब्राउजर हो गया, जियो ब्राउजर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर हो गया, ओपेरा ब्राउजर हो गया। मेलवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। स्पैम अवांछित थोक ईमेल संदेशों को कहा जाता है। बुलियन लॉजिक केवल दो अवस्थाओं ट्रू और फॉल्स पर आधारित होते हैं, यानी कि 1 और 0। 1 है तो ट्रू है और 0 है तो फॉल्स है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कैरेक्टर एनकोडिंग मानक है जो 7 बिट बड़े होते हैं। यूनिकोड दुनिया की लगभग सभी भाषाओं हिंदी सहित के वर्णों को सपोर्ट करने वाला एनकोडिंग मानक है। पोर्ट्स लॉजिकल चैनल है, जैसे HTTP के लिए 80 का प्रयोग होता है, HTTPS के लिए 443 को होता है, FTP के लिए 21 का होता है और SMTP के लिए 25 का होता है। कंप्यूटर विजन AI को चित्रों और वीडियो को समझने में मदद करता है। सुपर कंप्यूटर परम श्रृंखला CDAC पुणे द्वारा विकसित की गई थी। परम शिवाय राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था और यह IIT BHU में स्थापित हुआ था। ईयर गैप्ड कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो भौतिक रूप से किसी भी नेटवर्क इंटरनेट से नहीं जुड़ा है, अत्यधिक सुरक्षा के लिए। हैश फंक्शन डेटा के किसी भी आकार को एक निश्चित आकार के अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में बदल देता है, पासवर्ड सुरक्षा के लिए। डेटा माइनिंग बड़े डेटाबेस से उपयोगी पैटर्न और जानकारी निकालने की प्रक्रिया है। वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर संसाधनों जैसे सर्वर को सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल के रूप में विभाजित करने की तकनीकी है। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। योट्टाबाइट के बाद अब रोन्नाबाइट और क्वेट्टाबाइट डेटा मापन की सबसे बड़ी नई आधिकारिक इकाइयां बन गई हैं।
तो ये रहा आज का आपका कंप्यूटर का मैराथन वीडियो, जिसमें आपने 300 से अधिक वन लाइनर्स के द्वारा जो आपका सिलेबस है उसकी पूरी तैयारी की है। यहाँ पर आपने एमएस वर्ड पढ़ा, एमएस एक्सेल पढ़ा, विंडोज पढ़ा और बहुत सारी शॉर्टकट कीज पढ़ी, इंटरनेट पढ़ा, प्रोटोकॉल पढ़ा, लेयर्स पढ़ी आपने, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एआई पढ़ी, मशीन लर्निंग पढ़ी, डीप लर्निंग पढ़ी। तो एक समग्र अध्ययन आपका आज के इस सिलेबस का हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। जितना ज़्यादा आप सिलेबस का रिवीजन करेंगे, उतनी ज़्यादा सफलता की आपकी संभावना बढ़ती जाएगी। अगर आपको आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। रही बात अन्य वीडियोस की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध बहुत सारे कंटेंट की, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, अपने एग्जाम का नाम लिखिए, जिस के लिए भी आपको पीडीएफ चाहिए, वहां पर आप मैसेज करके सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे लेखपाल हो या लोअर पीसीएस का हो। लोअर पीसीएस का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आप लोगों को निरंतर पसंद आ रहा है। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।